हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचएससी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल शॉक सेवरिटी है वो क्या होती है। फिर इलेक्ट्रिकल में कौन से हाजर्ड होते हैं और उन हाजर्ड को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो की मदद से। तो चले आएँ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। बहुत ही छोटी मिकदार में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी वो ख़तरनाक है। तकरीबन हर हफ्ते में 5 वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोक्यूटेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का शिकार होते हैं। वर्क साइट पर जो डेथ्स होती हैं उनमें तकरीबन 12% इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेथ्स होती हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वो आग भी बहुत लगती हैं, यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो साइट पर आग लगती हैं उनकी भी हाई रेशो है। फिर जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का सोर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि जनरेटिंग स्टेशन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट होता है वो एक कंडक्टर के ज़रिए से ट्रैवल करता है और ये एक क्लोज सर्किट में ही घूमता रहता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो। अब कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि करंट। तो करंट एक इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होता है जिसे एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। फिर जो सर्किट होता है ये करंट का एक कंप्लीट पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होता है, एक कंडक्टर होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है, जैसा कि लैम्प, टूल्स या हीटर वगैरह। फिर जो रेजिस्टेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो में जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। फिर है कंडक्टर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो होता रहे तो उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसा कि मेटल्स वगैरह। फिर आता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग यानी किसी इक्विपमेंट या पैनल का जब हम कनेक्शन करते हैं तो उसे ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मेजर होता है। अगर कोई करंट लीकेज होता है तो यूज़र को कोई खतरा नहीं होता। फिर आता है इंसुलेटर। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के हाई रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक और ड्राईवुड। इनका इस्तेमाल एक बैरियर की तरह किया जाता है। फिर आता है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ये एक ऐसा करंट होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो डायरेक्शन है वो वक्फों से आगे पीछे होती है। फिर आता है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो हमेशा एक ही सिम्त में फ़्लो करता है। ये वो करंट की टाइप्स होती है जो कि बैटरी प्रोड्यूस करती है। फिर आता है आरसीडी यानी कि रेसिडुअल करंट डिवाइसेस। ये किस्म की डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को सर्किट से डिस्कनेक्ट करती है, और ये होता है तब है जबकि अर्थ की जो लाइन है उसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो ये आरसीडी मतलब कि जो सर्किट की लाइन है उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल हाजर्ड क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के हाजर्ड हैं वो है प्राइमरी हाजर्ड। तो प्राइमरी हाजर्ड में आता है इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट अगर आपको बॉडी में लगता है तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक होता है। फिर बर्न्स। फिर इलेक्ट्रिकल हाजर्ड है फायर एंड एक्सप्लोजन। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी हाजर्ड, जिसमें आता है कि वर्कर साइट पर कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है और लैडर से गिर जाता है तो उसे ये भी एक सेकेंडरी हाजर्ड है। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक आपको तब ही लगता है जब आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक तब ही लगेगा जब आपकी बॉडी एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करेगी। जैसे आपने कोई लाइव वायर को टच किया है और जो करंट है वो आपकी बॉडी से ट्रैवल करके आपके पैरों से निकलकर ग्राउंड हो गया है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक होगा। और अगर आपने एक इलेक्ट्रिक वायर को टच किया है और एक और डिफरेंट वायर टच किया है जिसका वोल्टेज मुख्तलिफ है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक होगा। अब जानते हैं कि कौन से वो फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक की सेवरिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले वो पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, यानी बॉडी के कौन से पार्ट से करंट फ्लो हो रहा है। मान लो अगर आपके हाथ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और पाँव से ग्राउंड हो रही है, और अगर इस पाथ में आपका हार्ट आ रहा है तो जो इलेक्ट्रिक शॉक का सेवरिटी होगी वो ज़्यादा होगी।
और दूसरा आपके बॉडी से कितने अमाउंट का करंट पास हो रहा है, इस करंट का अमाउंट कितना एम्पेयर में आता है, आपकी बॉडी से कितने टाइम तक ये करंट पास हो रहा है। तो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की सेवेरिटी क्या होगी। फिर एक बात जो हमेशा आपने जहन में रखनी है कि लो वोल्टेज अगर कहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर खतरा नहीं है। फिर दोस्तों जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका बॉडी पर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर 0 से लेकर 0.15 एम्पियर करंट आपकी बॉडी से पास होता है तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। अगर करंट की शिद्दत जो है वो 1 एम्पियर है तो आपको हल्का सा महसूस होगा अपनी बॉडी में। फिर अगर करंट की जो रेशो है वो 1 एम्पियर से लेके 3 एम्पियर तक है, मतलब 3 एम्पियर, तो आपको वीक सेंसेशन होगा, यानी कि हल्का सा दर्द होगा। फिर अगर 3 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक है तो आपको पेनफुल सेंसेशन होगा, मतलब आपको दर्द महसूस होगा। अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा है तो आपको जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर अगर 30 एम्पियर है तो आपको रिस्पायरेटरी पैरालाइज हो जाएगा। और अगर 75 एम्पियर करंट आपकी बॉडी से गुजरता है तो आपको कार्डिक फाइब्रिलेशन हो जाएगा। फिर अगर 250 एम्पियर करंट आपकी बॉडी से पास होगा तो आपको कार्डिक फाइब्रिलेशन जो है वो हो जाएगा। फिर अगर आपकी बॉडी से 250 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आपकी बॉडी से गुजरता है तो आपके जो ऑर्गेनिक टिश्यू हैं वो जल जाएंगे, मतलब कि ऑर्गेनिक टिश्यू आपके बिल्कुल ही डैमेज हो जाएंगे। फिर जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल हाजिर बर्न्स क्या होता है। तो ये जो बर्न्स है यानी आपकी बॉडी जो जलती है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, तो ये जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो हाजिर है, इंजरी है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये तभी आपको होता है जब आप किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट जो कि अच्छे से मेंटेन नहीं की हुई, जिसमें इलेक्ट्रिकल लीकेज है, अगर आप उसको टच करते हो उस वायरिंग को या इक्विपमेंट को, तो आपको आपकी जो बॉडी है वो जलने के चांस होते हैं। और ये मतलब कि मोस्टली आपके हाथों पे ही होगा। फिर जो है ये बहुत ही सीरियस इंजरी होती है बर्न, तो आपने इसको इमीडिएट अटेंशन देनी है, इग्नोर नहीं करना है। फिर जो है वो ह्यूमन टिश्यू ऑल्सो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द हीट लिबरेटेड कॉज बर्न। फिर दिस बर्न्स एरिया बर्न्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कि जो एरिया है बर्न वो एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, एंड ओकर्स यूजुअली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स। फिर दोस्तों जानते हैं फायर एंड एक्सप्लोजन। happens when electrical fault develop into fires when combustible materials are present, मतलब इलेक्ट्रिकल जो है वो फॉल्ट यानी कि अगर आपकी जो सॉकेट है ट्रिप कर जाती है और या फिर आपकी जो पूरी वायरिंग है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर जो कंबस्टिबल मटेरियल होगा उससे आग जो है वो फैल जाएगी। जब आर्किंग होती है किसी पैनल में, किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, तो वहाँ पर बर्न इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। अब सेकेंडरी हाजर के बारे में देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे इनडायरेक्ट इंजरीज भी हो सकती हैं, तो इसे सेकेंडरी हाजर में कैटेगराइज किया गया है। वर्कर अगर किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, हाइट पर काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पर उसे अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वहाँ से वो गिर भी सकता है, उससे सीरियस इंजरीज या डेथ होने के चांसेस होते हैं, तो वो सेकेंडरी हाजर में माना जाता है। या हाइट पर कोई वर्कर काम कर रहा है और नीचे कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है और ऊपर से कोई इक्विपमेंट अगर वो गिरा देता है तो वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो ये दोनों सेकेंडरी हाजर में आते हैं या इनडायरेक्ट हाजर भी बोल सकते हैं इन्हें। फिर आता है कि इलेक्ट्रिकल हाजर एंड हाउ टू कंट्रोल देम, यानी कि इलेक्ट्रिकल हाजर कौन से हैं और कैसे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर इन 3 फैक्टर के कम्बिनेशन से होते हैं जो हम देखेंगे। Unsafe equipment and installation, workplace made unsafe by the environment and unsafe work practices। तो इन 3 फैक्टर्स की जब कॉम्बिनेशन होती है तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के कौन से कॉमन हाजर हैं ये हम देखेंगे। बहुत सी जगहों पर जो कॉमन हाजर हैं कि बगैर प्लग के आप वायर जो है वो सॉकेट में घुसा देते हैं, एक बहुत ही कॉमन हाजर होता है। केबल में लूज जॉइंट होना, जो कोड है उसमें लूज जॉइंट होना, या फिर केबल को वर्क प्लेस में बिछा देना, ये भी एक कॉमन हाजर होता है। किसी भी पैनल या इक्विपमेंट का अर्थिंग नहीं देना, सही तरीके से किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले लेना और उसका केबल साइज़ क्या है, फ्यूज़ रेटिंग क्या है, ये नहीं चेक किया गया, तो ये भी एक कॉमन हाजर होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में अनऑथराइज्ड पर्सन का काम करने लगना, ये भी एक कॉमन हाजर है।
जो टेम्परेरी कनेक्शंस किए हैं उनके मॉनिटरिंग ना होना रूटीन बेसिस पे, तो ये भी एक हाजत है। बाईपासिंग ऑफ आरएलसीबी को बाईपास कर दिया जाता है बहुत टाइम पे। जो टूल्स हैं वो अनइंसुलेटेड हैं, प्रॉपरली मेंटेन नहीं हैं, तो इसका यूज़ करना एक हाजत है। बगैर किसी ऑथराइजेशन के किसी केबल या लाइव केबल पर काम करना भी एक हाजत है। जो पैनल होते हैं इनके दरवाजे खुले रहते हैं, जो लाइव बस बाहर होती हैं इनके कवर हटा दिए जाते हैं, तो जो अनयूज होल होते हैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये कॉमन हाजत होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का। अब हम कुछ हाजत को देखेंगे और इनके कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ओवरहेड पावर लाइंस के बारे में कि कौन से हाजत हैं। तो ये यूजुअली अनइंसुलेटेड होती हैं, मतलब कि जो ओवरहेड लाइंस होती हैं वो ज़्यादातर इंसुलेटेड नहीं होती। और जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जो व्हीकल्स हैं, ये कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि क्रेन्स, लैडर्स का फोल्डिंग, सीजर लिफ्ट, या फिर जो डंप ट्रक होता है उसका जब हम डाला उठा देते हैं तो किसी इलेक्ट्रिकल ओवरहेड पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस होते हैं। और एल्युमिनियम पेंट रोलर जो होता है, तो ये सब हमारे खतरे होते हैं जो ओवरहेड पावर लाइंस के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में देखेंगे। तो जो भी ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं उसे तकरीबन 10 फीट की दूरी मेंटेन करनी चाहिए। वार्निंग साइन लगाने चाहिए। आपको हमेशा ये एज्यूम करना है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो एनर्जाइज है, और अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस के पास काम भी करना है तो आपने लकड़ी या फाइबर से बने लेडर्स का इस्तेमाल ही करना है। और जो पावर लाइंस वर्कर हैं जिन्होंने पावर लाइंस पर काम करना है उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल पीपीई प्रोवाइड करनी चाहिए। अगला जो हाजत है वो है एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल वायर और पार्ट्स हैं वो एक्सपोज हैं या लाइव हैं। कोई भी वायरिंग और कोई भी ब्रेकर्स का जो बॉक्स होगा, जो लाइव पार्ट्स होंगे, वो कभी भी एक्सपोज नहीं होने चाहिए। इनका कवर नहीं निकालना चाहिए या फिर काम होने के बाद इन्हें कवर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो ये हैं कि जो 50 वोल्ट से ज़्यादा की इक्विपमेंट हैं, वायरिंग है, लाइव पैनल है, इनको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कवर करना चाहिए। अगला जो हाजत है वो है ओपन कैबिनेट्स, बॉक्सेस एंड फिटिंग्स। बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस यानी डीबी होते हैं, जो पैनल्स होते हैं या जो बॉक्सेस होते हैं, उनमें जो अनयूज होल होते हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये एक खतरा है। तो इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है वो देखते हैं अब। जो जंक्शन बॉक्स हैं या पुल बॉक्स हैं और जो फिटिंग है वो सही तरीके से कर देनी चाहिए। कोई भी अगर अनयूज सुराख है तो उसे प्रॉपर तरीके से सील कर देना चाहिए। इनएडुकेट वायरिंग, जैसे कि हम कोई वायरिंग कर रहे हैं और उसमें जो वायर यूज़ कर रहे हैं, अगर उस वायर की जो इलेक्ट्रिक लोड की कैपेसिटी बहुत छोटी है तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि वायर गर्म होने के चांसेस रहते हैं, वायर पिघलने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये एक हाजर है वर्क साइट का। तो इस बार आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं कि सही टाइप का वायर को यूज़ करना चाहिए। जो आपका इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिक लोड है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक वायर को यूज़ करेंगे। जो इलेक्ट्रिक लोड है डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए। आपको हमेशा फिक्स कोड का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां पर पॉसिबल हो फ्लेक्सिबल कोड की जगह पर। आपको करेक्ट एक्सटेंशन कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए एक्सटेंशन कोड का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी ज़रूर देखें कि इलेक्ट्रिक लोड कितना है, उसके मतलब कि एक्सटेंशन कोड पर आप कितने इक्विपमेंट और कितने वोल्ट तक आप चला सकते हैं। अब देखेंगे कि जो डिफेक्टिव वायर एंड कोर्स हैं उनका यूज़ जो साइट पर होता है और जो कॉमन हाजर हैं उसके बारे में। कोई भी वायर जो होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का या रबर का, ये ख़राब नहीं होना चाहिए या डैमेज नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको किसी भी शार्प एज के थ्रू केबल को लेके नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे तरीके से केबल को डैमेज होने का खतरा रहता है इंसुलेशन और शॉर्ट सर्किट के। कोई भी एक्सटेंशन कोड या टूल्स है जिसका कोड डैमेज है, इसे यूज़ नहीं करना है आपने। तो इसके कुछ कंट्रोल मेजर हैं। जो लाइव वायर्स हैं उन्हें फुली इंसुलेटेड करना है। यूज़ करने से पहले उसका पैड टेस्ट कर लेना है कि कहीं करंट लीकेज तो नहीं है। जो कोड यूज़ करेंगे वो 3 वायर टाइप्स होना चाहिए। उस ग्राउंडिंग का होगा उसे भी कनेक्ट करके रखना है प्रॉपर तरीके से। कोई भी कोड अगर आपने निकालनी है या वायर को डिस्कनेक्ट करना है पावर सोर्स से, तो जो प्लग है उसे पहले निकालना है। कभी भी कोड
या तार पकड़कर खींचना नहीं है उसे अनप्लग करने के लिए। अब बात करेंगे इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग की। ये भी एक हाजिर है वर्कप्लेस में। कोई भी टूल्स जो हम वर्क प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, अगर उसे ग्राउंडेड नहीं किया गया, उसे अर्थिंग सही से नहीं दी गई, तो वो करंट लीकेज की वजह से एनर्जाइज हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं तो ये देखेंगे। तो कोई भी पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक करंट है, इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, उसे ग्राउंडेड करना ज़रूरी है। आपको टाइम टू टाइम चेक कर होता है कि आपको जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उस पैनल है, उसकी ग्राउंडिंग जो है वो कंटिन्यूस है, सही है कि नहीं, कहीं से डैमेज तो नहीं है। कोई भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से पहले उसको चेक करना है आपको, और जो भी आपके अर्थ पिट्स हैं जिनमें आप अर्थिंग करते हो, अर्थिंग कनेक्शन करते हुए उन पर सीरियल नंबर लगाना है और एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। उसमें आपको जो उसकी कंटिन्यूटी होती है उसे क्वार्टरली चेक करना होता है। जो अर्थ मेजर होता है उससे उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 ओम से कम होनी चाहिए, और ये सब आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखना होता है। अगला जो हाजत है वो ओवरलोड सर्किट्स है। किसी भी सर्किट में हम बहुत से ज़्यादा प्लग घुसा देते हैं तो ये एक खतरा होता है, उससे जो वायर है वो गर्म हो जाती है और आग लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर किसी इलेक्ट्रिक टूल्स का वायर अगर डैमेज होता है तो ओवर हीटिंग का चांस रहता है। और अगर ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम ले रहे हैं वो ओवर करंट सप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ट्रिप नहीं होगा और वहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ओवरलोडिंग होने लगती है तो किसी वायर पे तो उस पर जो इंसुलेशन रहता है वो पिघलने लगता है, और वहाँ पर जब आर्किंग होने लगती है और फिर फायर लगने के चांसेस रहते हैं। इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? ऑटोमेटिक सिस्टम लगे होने चाहिए, जैसे कि GFCI हो गया या RCB या MCB हो गया, जहाँ पर अगर ओवरलोड हो रहा है तो वो डिटेक्ट करता है और यकदम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद कर देंगे। फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, इनका काम जो होता है कि वो इस तरीके से करते हैं, जो फ्यूज़ होता है वो ओवरलोड होने पर मेल्ट हो जाता है और पावर सप्लाई बंद हो जाती है। जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो ट्रिप हो जाते हैं और सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसको मिस हैपन या फायर होने या फिर किसी तरह के डिज़ास्टर होने से बचा सकता है। अगला जो पॉइंट है कि पावर टूल्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो पहला ये है कि जो इलेक्ट्रिकल टूल्स है वो इसका वायर जो है वो 3 कोड होना चाहिए, यानी 3 वायर कोड होना चाहिए। हमेशा जो भी इक्विपमेंट है वो ग्राउंडेड होना चाहिए। आपका जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं आपको इंश्योर करना है कि वो डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, और इसका जो ऑपरेटिंग पावर है वो जितना लो होगा इतना ही अच्छा है। इन 3 चीज़ों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। कुछ हाजर एंड प्रोटेक्शन के बारे में मज़ीद बात करेंगे, पीछे हम बात कर चुके हैं लेकिन एक समरी में देख लेते हैं। तो जो कॉमन हाजर होते हैं वर्क प्लेस पे वो इनएडुकेट वायरिंग होती है। जो इक्विपमेंट होता है अगर हम उससे कम पावर वाली वायर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर खतरा रहता है किसी भी एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और पैनल का खुला होना, लाइव वायर का एक्सपोज होना भी एक खतरा रहता है। ऐसे वायर जिनका इंसुलेशन डैमेज हो गया है तो ये एक खतरा होता है वर्क प्लेस में। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं, टूल्स हैं, उनका ग्राउंडेड ना होना ये भी एक खतरा है। ओवरलोडेड सर्किट्स, अगर हम एक्सटेंशन कोड लगाकर ओवरलोडेड सर्किट्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी खतरा है। डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट का वर्क प्लेस में इस्तेमाल करना ये भी एक खतरा है वर्क प्लेस पर। रॉन्ग PPE का इस्तेमाल करना, यानी अगर जो PPE आप इलेक्ट्रिकल काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो इंसुलेटेड नहीं है तो वहाँ खतरा रहता है। ओवरहेड पावर लाइंस ये भी खतरा होता है, और अगर ये सब खतरे वर्क प्लेस में मौजूद हैं और वहाँ पर कंडीशंस जो है वो वेट है तो ये सब खतरे और भी वर्स हो जाएंगे। अब कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग होनी चाहिए सभी इक्विपमेंट जो आप साइट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको GFCI और RCCB का इस्तेमाल भी करना होगा। GFCI का मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर और RCCB का मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इनका आप यूज़ कर सकते हो ओवरलोड होने की सूरत में या फिर इलेक्ट्रिक शॉक होने की कंडीशन में। करंट लीकेज के खतरे में ये पैनल को ट्रिप कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं, और ओवरलोड को बचाने के लिए फ्यूज़ और सर्किट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लाइव पार्ट्स हैं पैनल के या लाइव वायर हैं उन्हें गार्ड करके रखना चाहिए हमेशा। लॉग आउट टैग आउट का इस्तेमाल करना चाहिए
जब आप किसी पैनल या सर्किट को आइसोलेट करते हो तो इलेक्ट्रिक पैनल को हमेशा बंद करके रखना चाहिए और जो वर्कर हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किसी तरह पावर सप्लाई लेनी है टूल्स के लिए, और वर्कर्स को लॉग और टैग आउट के बारे में बताना चाहिए, कौन लोटो लगाता है और किसे इसे रिमूव करना होता है। तो आप कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बारे में देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सर्किट है वो ओपन कंडीशंस में है और इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोज हैं, ये गलत है, इसे कवर होना चाहिए। डैमेज जंक्शन बॉक्स है, ये भी नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। फिर देखेंगे बगैर प्लग के वायर सॉकेट में लगाई हुई है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर पैनल खुला हुआ है और लाइव बस है अंदर में, तो ये भी गलत है, इसे हमेशा बंद होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल के नज़दीक कभी भी कंबस्टिबल मटेरियल या जो गार्बेज है उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इससे फायर और एक्सप्लोजन का खतरा रहता है वर्क प्लेस पर। कभी भी 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का ELCB इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हाजत और इन हाजत को किस तरह कंट्रोल करना है अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, मैंने डिटेल में जाकर समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई है तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।